और राजमहेंद्रपुर नाम का एक गांव था जहां पर रेवती और गीता नाम की माँ बेटी रहा करती थी। रेवती जब पेट से थी तभी उसके पति का देहांत हुआ था। तभी से रेवती बहुत मेहनत कर अपनी बेटी गीता की परवरिश कर रही थी। हर रोज की तरह काम निपटा कर रेवती जब घर लौट रही थी तब सड़क पर तेज आती हुई कार से टकरा गई। कार इतनी तेज थी कि उसके टकराव से रेवती हवा में उड़कर दूर गिरी, जिससे उसके बदन पर बहुत चोटें आई। उसके साथ काम करने वाली कुछ औरतों ने उसे देखा और तुरंत घर पहुंचाया। डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। देखो बेटा, तुम्हारी माँ कई वर्षों से काम कर रही है, इसीलिए उसके शरीर में कई हड्डियां कमजोर हो गई हैं। इसीलिए इतनी छोटी सी दुर्घटना में भी उसकी हालत बहुत बुरी हुई है। अब तुम्हारी माँ को ठीक होने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। अब से तुम्हें ही सारा ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हारी माँ जिद कर काम करने लगी तो उसकी जान को खतरा होगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तब तक के लिए तो मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उसे दी। गीता ने दवाइयाँ ली और रेवती के पास गई। माँ, आज तक तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। अभी डॉक्टर ने कहा कि इतने सालों से अपना ध्यान ना रखकर तुमने इतनी मेहनत की जिस कारण तुम्हारी हड्डियाँ पिघल गई हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आप कोई काम नहीं कर सकती माँ। ये सुन रेवती ने कहा, बेटा गीता, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं कोई काम नहीं करूँगी तो अपना घर कैसे चलेगा? यूं रेवती ने रो कर पूछा। तब गीता ने कहा, माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी आपका ऋण चुकाने का समय आ गया है माँ। हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा जमीन है ना, उसे आज तक किसी ने जोता नहीं है ना। अभी मैं उस खेत को जोतूंगी माँ, और अब से मैं ही पैसे कमाऊंगी माँ। क्या कहा तुमने? तुम खेती चलाओगी? सुना है उस जमीन में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। लोगों का कहना है कि वहां पे भूत प्रेत है, वहां पर मत जाना बेटा। माँ, भला इस जमाने भी भूत प्रेत होते हैं क्या? न जाने कैसी आवाजें होंगी, और किसी इंसान की परछाई को भोले भाले लोगों ने बहुत माना होगा। आप यहीं से मुझे सारी बात समझा देना, मैं जमीन पर जाकर खेती करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने जमीन की ओर चल पड़ी। वहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा था जिसे उसने जेसीबी से दूर किया। उसी जमीन पर रहे एक पेड़ पर कई समय से भूत रहा करती थी। गीता के सफाई के दौरान उस पेड़ को भी हटाने के कारण भूत के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। इस बात से भड़की हुई भूत किसी भी तरह गीता से बदला लेने की सोच रही थी। खेती में अपना सारा काम निपटाकर जब गीता घर लौट रही थी तो उसका पीछा करते हुए भूत भी वहां आई। गीता के घर पहुंचने के बाद भूतनी ने कहा, तो इसका मतलब मेरा घर नष्ट करके ये यहाँ आराम से अपने घर में रहने आई है। तेरा भी घर नष्ट कर दूंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब मेरा घर गया तो मुझे कैसे लगा होगा। घर पहुंची हुई गीता रेवती से जब बात कर रही थी तो उन दोनों की बातों को भूतनी ने सुन लिया। तब रेवती ने कहा, बेटा गीता, मैं अगर स्वस्थ होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं लेनी पड़ती। जैसे तैसे मैं कुछ ही दिनों में काम करने के लिए उठ पड़ूंगी। इतनी छोटी उम्र में मेरी वजह से तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये सुन गीता ने कहा, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे लिए इतनी मेहनत कर आज तुम्हारी ये हालत हुई है। जब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो क्या मैं आपके लिए नहीं कर सकती? आज के बाद ऐसा मत कहना। गीता और रेवती की बातें सुन रही भूतनी ने कहा, ये माँ बेटी दोनों इतने दुख में हैं। अपनी माँ के लिए ये नन्ही सी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है और इसे मैं मारना चाहती थी। चाहे जो भी हो जाए, इस लड़की की मदद करनी होगी, ऐसा भूतनी ने सोचा। गीता इस तरह खेती में मेहनत करने लगी और माँ का ध्यान रखने लगी। भूतनी ये सोच रही थी कि किसी तरह गीता की मदद की जाए। ऐसे में अचानक उस गांव में एक बार बाढ़ आया। गीता और रेवती उस पानी में बहते जा रहे थे। भूतनी ने सोचा कि किसी भी तरह उन दोनों को बचाएगी, इसलिए उनके पीछे जाने लगी। पर उस भूतनी को देखकर रेवती और गीता बहुत घबरा जाते हैं।
पर घबराए हुए माँ बेटी को कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने बहते हुए पेड़ के तने को कसकर पकड़ा। माँ, माँ, वो भूतनी हमें ही देख रही है माँ, मुझे उसे देखकर बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसा कहकर गीता ने रेवती को कसकर पकड़ा। भूतनी उनके पास आई। तुम लोगों को मुझे देखकर घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ, मदद करने आई हूँ। ऐसा कहकर रेवती और गीता को वहां से गायब कर सुरक्षित जगह पर प्रकट कराती है। उस दिन से भूतनी भी उन दोनों के घर की एक सदस्य बन गई थी। गीता को खेती के काम में मदद किया करती थी। राजेंद्रपुर नाम के एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही दीन था। उसकी मोनिका नाम की एक प्यारी सी बेटी थी। विजय बहुत मेहनत कर अपनी बेटी की परवरिश किया करता था, पर जितनी भी मेहनत वो करता उसके घर के लिए वो काफी नहीं था। ये यूं ही चल रहा था। एक दिन मोनिका ने अपने पापा से कहा, पापा, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम सिर्फ 2 समय ही खा पा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है पापा, आप कुछ न कुछ कर मेरे लिए खाना लेकर आइए ना पापा। मोनिका को इस तरह रोता हुआ देख विजय ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर पता नहीं कोई फायदा ही नहीं हो रहा। पर इस बार मैं फिर से मेहनत कर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर विजय घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि कुछ लोगों से वो उधार में पैसे मांगेगा, पर किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। वो उदास होकर ये सोचने लगा कि बचपन के एक दोस्त रमेश के पास जाकर मदद मांगेगा। घर लौटकर उसने मोनिका से कहा, बेटा, मैंने कई जगह पैसों की मदद मांगी, पर किसी ने नहीं दिया। उस पर उन्होंने मुझे भला बुरा भी कहा। इसी गांव में बचपन का मेरा दोस्त रमेश रहता है। वो बहुत ही धनवान है और किसी से पूछने से तो अच्छा है कि मैं उससे मदद मांगू। मैंने ऐसा सोच लिया है, कल सुबह जाकर मैं उससे मदद मांगूंगा। ऐसा विजय ने कहा और जैसा सोचा था अगली सुबह उठकर वो अपने दोस्त रमेश के घर के लिए निकला। विजय ने उसके घर पहुंचकर देखा कि रमेश का बंगला बहुत बड़ा था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। मैं उससे पैसों की मदद मांगता हूँ और अगले साल किसी भी तरह लौटा दूंगा। ऐसा सोचकर वो गेट के अंदर चला गया। गेट के अंदर जाते ही सामने रमेश खड़ा था। अरे यार रमेश, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ। ये सुन रमेश ने कहा, कौन हो तुम? तुम जैसे गरीब लोगों का यहाँ क्या काम? ऐसे दुक्कार कर पूछा। रमेश, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसी दोस्ती के भरोसे तो मैं तुमसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया था, पर तुम तो। उस पर रमेश ने कहा, क्या कहा? पैसों की मदद? इस तरह राह चलते सभी की मदद करने के लिए क्या मैंने धर्मशाला खोल रखी है? वैसे भी तुझ जैसे की हैसियत नहीं मेरे घर में पैर रखने की। यहाँ तक आ गया है, ये बहुत है तेरे लिए। वैसे जो 1 रुपए भी कमा न पाए उसको बच्चे रखने भी नहीं चाहिए। और एक बार यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं। तुझ जैसे का दोस्त कहलाना मेरे लिए अपमानित होगा। इस तरह कटु बातें कर रमेश ने विजय को घर से हकाल दिया। रमेश की बातों से विजय के दिल को ठेस पहुंचा। यूं दुखी होकर जा रहे विजय को रास्ते में एक विज्ञापन सुनाई देता है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सुनहरा मौका, केवल 2 घंटे में 1 लाख कमाने का मौका। आपके घर में रही औरतें हमारे सेठ जी के इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जो भी इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेगा और उसमें अव्वल आएगा उसे पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। ऐसा विज्ञापन विजय को सुनाई दिया। लाख रुपए? एक रंगोली के बदले में अगर लाख रुपए मिलेंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। चाहे जो भी हो जाए, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। पर कैसे भाग लिया जाए ये उसे समझ नहीं आया। ये प्रतियोगिता तो केवल महिलाओं के लिए है, पर मुझे किसी भी हाल ये मौका नहीं छोड़ना है। वो इसी विषय में सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। मैं जो सोच रहा हूँ वो कितना सही है या गलत मैं नहीं जानता, पर मुझे किसी भी हाल पैसे कमाने हैं। मैं खुद औरत के भेष में इस रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी कितने दिनों से भूखी है, मैं ये और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसे विषम परिस्थिति में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा ठानकर विजय ने उसी दिन से हर रात
औरत के भेष में आकर इंटरनेट की मदद से तरह तरह की रंगोली बनाने सीखने लगा और इसी के चलते वो आस पड़ोस के लोगों के घर के आंगन में रंगोली बनाया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रंगोली स्पर्धा का दिन आया। उस रंगोली प्रतियोगिता में कुछ औरतों ने भाग लिया। विजय ने भी भाग लेने के लिए औरत के भेष में वहां आया, पर रंगोली बनाने के दौरान चूंकि उसको ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती थी, उसका पल्लू खिसक गया और सभी को पता चला कि वो मर्द है। पर इन सारी बातों से अनजान विजय अपनी रंगोली बनाने में लगा था। उसे मर्द जानकर वहां के लोग उसे सेठ जी के पास ले गए। वहां उस सेठ जी ने कहा, सुनो, यहाँ औरतों की रंगोली प्रतियोगिता में तुम्हारा क्या काम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह उसने गुस्से से पूछा। उस पर विजय ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत दीन हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो बहुत दिनों से भूखी है। मेरे गरीबी के चलते मैं उसे खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उस पर सेठ जी ने कहा, देखो विजय, बेशक तुम अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहे हो, पर औरतों की तरह भेष बदलकर भाग लेना सही नहीं। सबसे पहले तुम इस प्रतियोगिता से बाहर निकलो। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, इसीलिए मेरे कंपनी में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना। ऐसा कहकर सेठ जी वहां से चले गए। फिर विजय उस कंपनी में काम करते हुए अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगा और यूं वो दोनों साथ में खुश रहने लगे।